नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए विवादों से जुड़ी खबरों की भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते का एपिसोड कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, नेस्ले इंडिया के बोर्ड ने अपनी स्विट्जरलैंड की पेरेंट कंपनी नेस्ले को किए जाने वाले रॉयल्टी भुगतान की दर को बढ़ाकर 5.25% तक करने को मंजूरी दे दी है। फिलहाल रॉयल्टी भुगतान की दर कंपनी के मौजूदा टर्नओवर के 4.5% के बराबर है। हालांकि रॉयल्टी भुगतान में बढ़ोतरी 1 जुलाई से और चरणों में अगले 5 साल में लागू होगी। दोनों कंपनियों के बीच हुए करार के मुताबिक रॉयल्टी भुगतान की दर हर साल 0.15% से बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि 2019 में नेस्ले इंडिया ने अपने शेयरधारकों से हर 5 साल में पेरेंट कंपनी को की जाने वाले रॉयल्टी भुगतान पर मंजूरी लेने के फैसले की घोषणा की थी। 8 अप्रैल को नेस्ले इंडिया के शेयर में 1.5% की कमजोरी के साथ 2,499 रुपये 90 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। दूसरी खबर, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने बीते शनिवार यानी 6 अप्रैल को अपने प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप से 2,075 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी। ये रकम प्रेफरेंशियल शेयर इशू के जरिए जुटाई जाएगी। बोर्ड के फैसले के मुताबिक आदित्य बिरला ग्रुप की एंटिटी ओरियाना इन्वेस्टमेंट्स को 139.54 करोड़ शेयर 14 रुपये 87 पैसे के भाव पर जारी होंगे, जो कि शुक्रवार 5 अप्रैल की 13 रुपये 35 पैसे की क्लोजिंग से करीब 11.5% के प्रीमियम पर है। इस प्रेफरेंशियल शेयर इशू के बाद आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी में हिस्सेदारी बढ़कर 19.8% हो जाएगी। 8 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया का शेयर 1% से ज्यादा गिरकर 13 रुपये 15 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 13 रुपये के भी नीचे फिसल गया था। 12 अप्रैल को खबर आई कि बोर्ड ने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ के जरिए 18,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। ये इशू भारत का सबसे बड़ा एफपीओ होने वाला है। ये एफपीओ 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक खुलेगा, जिसका प्राइस बैंड 10 से 11 रुपए तक किया गया है। 15 से 23% डिस्काउंट पर एफपीओ आने की खबर से 12 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया का शेयर 1.5% की बढ़त के साथ 13 रुपये 15 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 12 रुपये 20 पैसे तक भी फिसल गया था। तीसरी खबर, अदानी ग्रुप को लेकर बीते वीकेंड पर 2 खबरें थी। पहली ये कि अदानी ग्रुप ने अपनी गुजरात में स्थित फैक्ट्री में सोलर पावर सेल्स और मॉड्यूल्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले वेफर और इंगॉट्स का कमर्शियल उत्पादन शुरू कर दिया है। इस समूह ने 2027-28 तक पॉलीसिलिकॉन बनाना शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। इस तरह ये समूह रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा भारत का पहला इंटीग्रेटेड खिलाड़ी बन जाएगा और इसकी चीन पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। 8 अप्रैल को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब आधा फीसदी चढ़कर 3,236 रुपये पर बंद हुआ। दूसरी खबर यह है कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को बढ़ाकर 45 गीगावाट करने के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी की करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। फिलहाल कंपनी की 10.9 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है। क्षमता विस्तार का बड़ा हिस्सा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित खावड़ा इकाई में होगा, जहां क्षमता को 2 गीगावाट से बढ़ाकर 30 गीगावाट किया जाएगा। 8 अप्रैल को अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर करीब 1.25% चढ़कर 1,925 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, टेमासेक के निवेश वाली मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस या मणिपाल हॉस्पिटल्स भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन बनने जा रही है। कंपनी मेडिका सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है। ये सौदा करीब 1400 करोड़ रुपए का है। इस सौदे की आधिकारिक घोषणा इस महीने के अंत तक होने की उम्मीद है। इस सौदे के बाद मणिपाल हेल्थ की कुल बेड क्षमता बढ़कर 10,700 हो जाएगी, जो कि फिलहाल 33 हॉस्पिटल्स की चेन के जरिए 9,500 है। मेडिका की पूर्वी भारत में 1200 बेड्स की क्षमता है। फिलहाल 10,103 बेड की क्षमता के साथ अपोलो हॉस्पिटल्स देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है। 7 अप्रैल को खबर आने के बाद 5 दिन में अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर में करीब 0.25% की गिरावट आ चुकी है। पांचवी खबर, मंगलवार 9 अप्रैल को एक्सिस बैंक के 3.337 करोड़ शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई। इस ब्लॉक डील में बेन कैपिटल की ओर से 1,071 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 3,575 करोड़ रुपए में अपनी पूरी 1.08% हिस्सेदारी बेच दी गई है। बेन कैपिटल ने एक्सिस बैंक में 2017 में पहली बार निवेश किया था। बीएसई के आंकड़े बताते हैं कि इस ब्लॉक डील में इंटीग्रल इन्वेस्टमेंट साउथ एशिया 4 ने 83,50,000 शेयर बेचे हैं। वहीं बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट 7 और बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट ने कुल 2.5 करोड़ शेयर बेचे हैं। इस ब्लॉक डील में गोल्डमैन सैक्स ने 36 लाख शेयर और मिराई एसेट म्यूचुअल फंड ने 14,14,000 शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा बिरला म्यूचुअल फंड, ब्लैकस्टोन, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, नमूरा, नॉर्जेस बैंक, टी रो प्राइज ने भी शेयर खरीदे हैं। ब्लॉक डील के बाद 9 अप्रैल को एक्सिस बैंक के शेयर में 1/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ 1,079 रुपये 95 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। छठी खबर,
डिक्सन टेक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी लीडिंग कंपनी आईस्मार्टो इंडिया की मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इस सौदे के तहत पहले चरण में 238.36 करोड़ रुपए की रकम में आईस्मार्टो इंडिया की 50.1% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिग्रहण की खबर के चलते 9 अप्रैल को डिक्सन टेक के शेयर में 7,670 रुपए पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 7,878 रुपए 30 पैसे तक भी उछल गया था। सातवीं खबर, मंगलवार 9 अप्रैल को ग्लैंड फार्मा का शेयर करीब 6.25% गिरकर 1735 रुपए 5 पैसे तक लुढ़क गया था। असल में इस कंपनी के करीब 90,80,000 शेयरों यानी 5.5% हिस्सेदारी की बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसकी वैल्यू 1590 करोड़ रुपए आंकी गई है। एनएसई पर मौजूद बल्क डील के आंकड़ों के मुताबिक इस सौदे में कंपनी के पूर्व प्रमोटर डॉक्टर रवि पेनमेस्था से जुड़ी एंटिटी निकोमैक मशीनरी ने अपनी पूरी 1.19% हिस्सेदारी या 19.5 लाख शेयर 1735 रुपए 31 पैसे के भाव पर बेचे हैं। इसके अलावा लेक्यूमी ट्रस्ट की ओर से भी 61,65,000 शेयर या करीब 3.25% हिस्सेदारी 1,739 रुपए 10 पैसे के भाव पर बेचे गए हैं। 9 अप्रैल को कारोबार की समाप्ति पर ग्लैंड फार्मा का शेयर करीब 3% गिरकर 1,807 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। आठवीं खबर, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL के साथ जॉइंट वेंचर कर सकती है। जॉइंट वेंचर के लिए RIL की टेस्ला के साथ बातचीत शुरुआती चरण में है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच 1 महीने से ज्यादा समय से बातचीत चल रही है। गौरतलब है कि टेस्ला की ग्लोबल बिक्री में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 10 अप्रैल को RIL के शेयर में करीब 1% की बढ़त के साथ 2,955 रुपए के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। 9वीं खबर, पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार की पेरेंट कंपनी PB फिनटेक के शेयर ने 10 अप्रैल को 1400 रुपए 35 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। दरअसल कंपनी ने PB पे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नई सब्सिडरी कंपनी बनाई है, जिसके लिए कंपनी को ROC से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है। इस कंपनी का गठन पेमेंट एग्रीगेटर कारोबार करने के लिए किया गया है। कारोबार के अंत पर PB फिनटेक का शेयर करीब 3.25% की बढ़त के साथ 1,345 रुपए पर बंद हुआ। 10वीं खबर, PVC पाइप बनाने वाली कंपनी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने अपने 25 एकड़ जमीन के लीज होल्ड राइट्स अदानी ग्रुप की कंपनी टेराविस्टा डेवलपर्स को बेच दिए हैं। पुणे के पास पिंपरी में स्थित इस जमीन के राइट्स को 471 करोड़ रुपए में बेचा गया है। 10 अप्रैल जब यह खबर आई तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर ने 264 रुपए 80 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और कारोबार के अंत में करीब 2% की बढ़त के साथ 257 रुपए 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 11वीं खबर, शुक्रवार 12 अप्रैल को भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी भारतीय हेक्साकॉम के IPO की लिस्टिंग हुई, जो कि शानदार रही। NSE पर भारतीय हेक्साकॉम का शेयर 755 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि 570 रुपए के इशू प्राइस से 32.5% प्रीमियम पर है। इस IPO को निवेशकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। यह IPO कुल 30 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें QIB यानी संस्थागत निवेशकों का हिस्सा सबसे ज्यादा 48.5 गुना भरा था। इस IPO के जरिए कंपनी ने कुल 4,275 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार की समाप्ति पर भारतीय हेक्साकॉम का शेयर 880 रुपए का हाई बनाने के बाद 814 रुपए पर बंद हुआ, जो कि 755 रुपए के ओपनिंग प्राइस से करीब 8% ऊपर है, पर 570 रुपए के इशू प्राइस से करीब 43% के प्रीमियम पर है। 12वीं खबर, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी के रूप में काम करने वाली कंपनी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कैम्स को RBI से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कामकाज करने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि फरवरी 2023 में इस कंपनी को RBI से सैद्धांतिक यानी इन प्रिंसिपल मंजूरी पहले ही मिल गई थी। पिछले महीने इस कंपनी के साथ UPI पेमेंट के लिए 12 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है। कंपनी का मानना है कि नया कारोबार की मंजूरी मिलने से बिजनेस में अच्छी बढ़त हो सकती है। खबर के चलते 12 अप्रैल को कैम्स के शेयर में 2% से ज्यादा की बढ़त के साथ 3,114 रुपए 80 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। 13वीं खबर, बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी UFJ यानी MUFG HDFC बैंक की NBFC कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में 20% हिस्सेदारी खरीद सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हिस्सेदारी $2 अरब में खरीदी जा सकती है, यानी कि HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का वैल्यूएशन 9 से 10 अरब डॉलर के बीच हो सकता है। इस डील को लेकर अगले हफ्ते HDFC बैंक की होने वाली बोर्ड बैठक में फैसला हो सकता है। अगर यह डील पूरी हुई तो NBFC सेक्टर के सबसे बड़े सौदों में से एक होगी। इस कंपनी में HDFC बैंक की 95% और ESOPs के जरिए कर्मचारियों के पास बाकी बची 5% हिस्सेदारी है। 12 अप्रैल को HDFC बैंक का शेयर करीब 1.5% गिरकर 1516 रुपए 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अगली खबर,
देश की सबसे बड़ी पावर उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ लाने से जुड़ी तैयारियां तेज कर दी हैं। दरअसल एनटीपीसी ने 10,000 करोड़ रुपए के इस आईपीओ के लिए 4 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। इस आईपीओ के लिए आईडीबीआई कैपिटल, एचडीएफसी बैंक, आईआईएफएल सिक्योरिटीज और नुवामा वेल्थ को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में विस्तार पर करेगी। खबर के चलते 12 अप्रैल को एनटीपीसी के शेयर में मामूली गिरावट के साथ 361 रुपये 85 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए, और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। बंधन बैंक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखर घोष अपना कार्यकाल पूरा होने पर पद छोड़ देंगे। उनका कार्यकाल 9 जुलाई को खत्म हो रहा है। बीते शुक्रवार यानी 5 अप्रैल को बैंक की ओर से चंद्रशेखर घोष को लेकर ये जानकारी दी गई है। चंद्रशेखर घोष ने बीते शुक्रवार को बोर्ड को लिखे पत्र में पद छोड़ने की जानकारी दी थी। गौरतलब है कि नवंबर 2023 में बोर्ड ने घोष के कार्यकाल को 3 साल बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी थी। पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि करीब 3 साल पहले जब बैंक ने बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से चंद्रशेखर घोष का कार्यकाल 5 साल बढ़ाने की मंजूरी मांगी थी, तब आरबीआई ने केवल 3 साल के एक्सटेंशन को ही मंजूरी दी थी। एमडी और सीईओ के इस्तीफे की खबर से सोमवार 8 अप्रैल को बंधन बैंक के शेयर में करीब 6.25% की गिरावट के साथ 185 रुपये 10 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। दूसरी खबर, इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी आईएएचएल की ओर से दिवालिया कंपनी रिलायंस कैपिटल के लिए दी गई 9,650 करोड़ रुपए की कर समाधान योजना पर चिंता जाहिर की है। इरडा ने रिलायंस कैपिटल के एडमिनिस्ट्रेटर नागेश्वर राव से कहा है कि आईएचएल का प्रस्ताव बीमा नियमों के मुताबिक नहीं है। रेगुलेटर ने रिलायंस कैपिटल में डाले जाने वाले इक्विटी कैपिटल को लेकर सफाई मांगी है और आईएचएल की ओर से इस अधिग्रहण के लिए कर्ज लेने की योजना पर भी आपत्ति व्यक्त की है। 10 अप्रैल को खबर थी कि आईएचएल ने इन्वेस्को के साथ करार किया है। इस करार के तहत आईएचएल की ओर से इन्वेस्को की म्यूचुअल फंड कारोबार से जुड़ी भारतीय इकाई इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया यानी आईएएमआई में 60% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। डील के बाद इन्वेस्को के पास म्यूचुअल फंड कारोबार का 40% हिस्सा बचा रहेगा। तीसरी खबर, आईटी कंपनी विप्रो के सीईओ थियरी डेलापोर्ट ने समय से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते शनिवार यानी 6 अप्रैल को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी सेवाएं इस साल 31 मई से समाप्त हो जाएंगी और उनकी जगह कंपनी के अमेरिकाज 1 रीजन के सीईओ श्रीनिवास पालिया को नया सीईओ नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि डेलापोर्ट को जुलाई 2020 में विप्रो का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल जुलाई 2025 में खत्म होना था। इससे पहले वो कैपजेमिनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ के पद पर कार्यकाल संभाल रहे थे। 8 अप्रैल को विप्रो का शेयर 1% की गिरावट के साथ 480 रुपये 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, रूस की एनर्जी कंपनी गैज़प्रॉम की यूनिट एसईएफई मार्केटिंग ट्रेडिंग सिंगापुर ने गेल की मुआवजा दिए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। एसईएफई मार्केटिंग की ओर से एलएनजी सप्लाई ना होने के चलते गेल ने दिसंबर 2023 में लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में 1.8 अरब डॉलर के आर्बिट्रेशन दावे की मांग की थी। 8 अप्रैल जब यह खबर आई तो गेल का शेयर 5% से ज्यादा चढ़कर 200 रुपये 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। पांचवी खबर, वाडिया ग्रुप की दिवालिया हो चुकी एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने मुंबई के थाने में कंपनी की 94 एकड़ लैंड को अपने कब्जे में ले लिया है। बैंकों को इस जमीन की नीलामी से 2000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। गो फर्स्ट पर बैंकों का करीब 6200 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। साथ ही दूसरी खबर में एनसीएलटी ने कंपनी की दिवालिया प्रक्रिया को पूरी करने की अवधि 60 दिन से बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह तीसरा मौका है जब दिवालिया प्रक्रिया पूरी करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले 4 फरवरी को यह डेडलाइन 60 दिन के लिए यानी 2 महीनों के लिए बढ़ाकर 4 अप्रैल 2024 तक कर दी गई थी। 8 अप्रैल को बॉम्बे बर्मा का शेयर 1% की मजबूती के साथ 1640 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर, पायलट संकट में फंसी टाटा समूह की एयरलाइन कंपनी विस्तारा एयरलाइन ने अप्रैल में अपनी दैनिक उड़ानों में 10% कटौती की योजना बनाई है। 31 मार्च से शुरू हुए समर सीजन में विस्तारा को प्रतिदिन 300 से अधिक उड़ानें संचालित करनी थी, लेकिन नए सैलरी स्ट्रक्चर के विरोध में पायलटों के बड़ी संख्या में छुट्टी पर चले जाने की वजह से कंपनी को हर दिन 25 से 30 उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं। जानकारों का मानना है कि उड़ानें रद्द होने से हवाई किराए में खासकर मेट्रो रूट्स में बढ़ोतरी होगी। इस बीच विस्तारा एयरलाइन के सीईओ विनोद कनन ने दावा किया है कि कंपनी के लगभग 98% पायलट नए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्द सारी समस्याएं दूर कर देंगे। टीम लगातार पायलटों से बातचीत कर रही है। कुछ पायलटों ने कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तों को लेकर शिकायत की थी। हम इन
चिंताओं को भी जल्द दूर कर देंगे। मंगलवार 9 अप्रैल को खबर थी कि विस्तारा के संकट की वजह से देश के प्रमुख हवाई रूट्स पर हवाई किराए में 20 से 25% तक बढ़ोतरी हो गई है। बुधवार 10 अप्रैल को खबर थी कि विस्तारा के बाद ग्रुप की दूसरी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। दरअसल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी एमआरओ कंपनी एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के तकनीकी कर्मचारियों ने 23 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कर्मचारी प्रमोशन, सैलरी और यूनिफॉर्म से जुड़ी शिकायतों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। एआई इंजीनियरिंग के प्रमुख क्लाइंट्स में एयर इंडिया का नाम आता है। इन सब खबरों के चलते बुधवार 10 अप्रैल को इंडिगो के शेयर ने 3,812 रुपये 85 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और करीब 4.5% की बढ़त के साथ 3,806 रुपये पर बंद हुआ। इस तरह ये कंपनी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई है। सातवीं खबर, आईआरबी इंफ्रा की सब्सिडरी कंपनी आईआरबी अहमदाबाद वडोदरा सुपर एक्सप्रेस टोलवे की ओर से एनएचएआई के खिलाफ किए गए 1032.61 करोड़ रुपए के हर्जाने के दावे को ट्राइब्यूनल ने खारिज कर दिया है। सब्सिडरी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के पास कंपीटिंग रूट बनाए जाने के चलते यह दावा पेश किया था। खबर के चलते 10 अप्रैल को आईआरबी इंफ्रा का शेयर मजबूत बाजार में भी 1% से ज्यादा गिरकर 69 रुपये 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 66 रुपये 85 पैसे तक भी फिसल गया था। आठवीं खबर, बुधवार 10 अप्रैल को रिलायंस इंफ्रा के शेयर में 20% के निचले सर्किट 227 रुपये 60 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। असल में रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडरी कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड यानी DAMEPL को मिलने वाली 8,000 करोड़ रुपए की आर्बिट्रल अवार्ड या हर्जाने की रकम से जुड़े फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कंपनी को हर्जाने की ये रकम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC से मिलने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की बेंच के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि DMRC के खिलाफ आर्बिट्रल अवार्ड को पेमेंट अवैधता का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती और हर्जाने को बरकरार रखा था। पर DMRC ने इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी, जिसके बाद 10 अप्रैल को DMRC के हक में फैसला सुनाया गया है। यानी अब DAMEPL को हर्जाना देने के लिए DMRC बाध्य नहीं है। नौवीं खबर, सूरज एस्टेट्स ने अपने एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट OLV एंड OLPS सोसाइटी से जुड़े कानूनी विवाद का मामला आपसी सहमति से सुलझा लिया है। इस सेटलमेंट के तहत कंपनी इस जमीन के मालिक को 47 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी और 3,300 स्क्वायर मीटर एरिया के फ्लैट देने के लिए भी राजी हो गई है। खबर के चलते 10 अप्रैल को सूरज एस्टेट्स के शेयर में करीब 3% की बढ़त के साथ 344 रुपये 5 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। 10वीं खबर, बुधवार 10 अप्रैल को पेटीएम का शेयर 3 अलग अलग खबरों के चलते फोकस में था। पहली ये कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी PPBL के MD एंड CEO सुरेंद्र चावला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा 26 जून से लागू होगा। दूसरी खबर ये थी कि मार्च तिमाही में शेयर में 37% की गिरावट के बावजूद घरेलू और विदेशी फंड्स ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। दिसंबर अंत तक करीब 5% की तुलना में मार्च तिमाही के अंत तक घरेलू फंड्स की कंपनी में हिस्सेदारी बढ़कर 6.15% हो गई है। हालांकि इस कंपनी में निवेशित म्यूचुअल फंड्स की संख्या 23 से घटकर 18 हो गई है। दूसरी तरफ FPIs की हिस्सेदारी 17.69% से बढ़कर 20.19% हो गई है। तीसरी खबर यह थी कि पेमेंट्स बैंक के बिना मार्च में पेटीएम का UPI ट्रांजैक्शंस में मार्केट शेयर गिरकर 9% हो गया है, जो कि 4 साल में सबसे कम है। NPCI के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2024 में पेटीएम का UPI ट्रांजैक्शंस में मार्केट शेयर 11.8% था, जो फरवरी में घटकर 11% हो गया था। इन खबरों के बीच 10 अप्रैल को पेटीएम का शेयर 1% से ज़्यादा गिरकर 399 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और चलते हैं पहली खबर की तरफ। नकदी के संकट में फंसी एडटेक कंपनी बायजूस के लिए दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते वीकेंड पर खबर थी कि रंजन पाई के नेतृत्व वाली MEMG फैमिली ने कंपनी के खिलाफ आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता की शुरुआत कर दी है। 4.2 करोड़ डॉलर के लोन का भुगतान शेयरों के रूप में ना करने के चलते ये आर्बिट्रेशन की शुरुआत की गई है। इसी के चलते सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यानी SIAC की ओर से नियुक्त आर्बिट्रेटर ने नियमों के मुताबिक बायजूस को अपनी सब्सिडरी कंपनी आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड यानी AESL में अपने 40 लाख शेयर या 6% हिस्सा ना बेचने का आदेश दिया है। मंगलवार 9 अप्रैल को खबर थी कि बायजूस इस साल जनवरी से अपने कर्मचारियों को सैलरी समय से
नहीं दे पा रही है, पर अब दावा किया जा रहा है कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वेतन देना शुरू कर दिया है। बायजूस के मैनेजमेंट ने अपने कर्मचारियों को बताया कि उन्होंने कैश का इंतजाम कर लिया है। मार्च महीने की सैलरी सभी को 18 अप्रैल तक धीरे धीरे करके मिल जाएगी। मैनेजमेंट ने कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद हम अभी तक राइट्स इशू से आए पैसे हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसे लेकर 4 विदेशी निवेशकों के साथ कंपनी का विवाद चल रहा है। दूसरी खबर, ओला कैब्स अपना अंतर्राष्ट्रीय कारोबार समेटने की तैयारी कर रही है। भारत के अलावा ओला कैब्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके में अपनी सेवाएं देती हैं। इन तीनों देशों से कंपनी ने इस महीने के अंत तक बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। कंपनी ने 12 अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया में अपने ऑपरेशंस को बंद करने के बारे में यूजर्स और ड्राइवर्स को नोटिफिकेशंस भेजना शुरू कर दिए हैं। कंपनी ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कारोबार शुरू करने की घोषणा की थी। अब ओला का पूरा फोकस भारतीय बाजार पर है। जनवरी में कंपनी के सीईओ हेमंत बख्शी ने कहा था कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए उनका फोकस अपनी फ्लीट के इलेक्ट्रिफिकेशन और प्रीमियमाइजेशन पर होगा। इसके लिए कंपनी पहले ही आईपीओ लाने की तैयारी कर रही सिस्टर फर्म ओला इलेक्ट्रिक से लगभग 8,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीद चुकी है, जिसे वो बाइक टैक्सी सर्विसेज देने के लिए इस्तेमाल करेगी। तीसरी खबर, स्विगी ने अब पानी पर भी अपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज शुरू कर दी हैं। कंपनी ने इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से की है। स्विगी ने बताया कि कंपनी ने श्रीनगर की आइकॉनिक डल लेक पर हाउस बोट्स तक खाना पहुंचाने के लिए अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड किया है। कंपनी के डिलीवरी पार्टनर्स इन तैरती हाउस बोट्स तक पहुंचने के लिए शहर की फेमस शिकारा बोट्स का इस्तेमाल करेंगे। कंपनी की एक प्रेस रिलीज के अनुसार इन ऑपरेटर्स को एक्सटेंडेड डिलीवरी टाइम के लिए मुआवजा भी दिया जाता है। 10 अप्रैल को भी 2 खबरें थी। पहले ये कि स्विगी ने अपना नाम बदल लिया है। कंपनी स्विगी प्राइवेट लिमिटेड से अब स्विगी लिमिटेड बन गई है। दरअसल स्विगी बहुत जल्द अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, जिसके चलते ये बदलाव किया गया है। ये जानकारी फर्म ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा कराए गए अपने दस्तावेजों में दी है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी इस साल के अंत तक अपना आईपीओ मार्केट में उतार सकती है। साथ ही आईपीओ से पहले कंपनी के एक निवेशक इन्वेस्को ने स्विगी के वैल्यूएशन में 18% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। अमेरिका के शेयर बाजार रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC को दी गई जानकारी के मुताबिक इन्वेस्को ने जनवरी 2022 में स्विगी में $10.7 अरब के वैल्यूएशन पर निवेश किया था, जिसकी वैल्यू अब 18.7% बढ़ाकर $12.7 अरब कर दी गई है। इन्वेस्को की ओर से स्विगी के वैल्यूएशन में लगातार तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। चौथी खबर, 2017 के बाद पहली बार देश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या में कमी देखने को मिली है। हुरून ने मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया कि देश में यूनिकॉर्न्स की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या घटकर 67 रह गई है, जो 2022 और 2023 में 68 थी। इस गिरावट के बावजूद भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है। 703 यूनिकॉर्न्स के साथ यूएस पहले और 340 यूनिकॉर्न्स के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप्स को कहते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 अरब या उससे ज्यादा होता है। हुरून की रिपोर्ट के मुताबिक एडटेक कंपनी बायजूस अब यूनिकॉर्न के दर्जे से बाहर हो गई है। बायजूस का वैल्यूएशन भारी गिरावट के साथ $1 अरब से भी कम हो चुका है। फूड एग्रीगेटर स्विगी और फैंटेसी गेमिंग फर्म Dream11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न्स हैं। इनकी वैल्यूएशन $8 अरब है। तो इसी के साथ कंपनीनामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, अपनी राय हमारे साथ आप जरूर शेयर करें। तो अगले हफ्ते शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। लेकिन चलते चलते एक ज़रूरी बात, अब आप मनी 9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है, तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी। आप इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती और बांग्ला में से किसी भी भाषा में सवाल पूछ सकते हैं, सिर्फ मनी 9 के सुपर ऐप पर। और अगर आपने अभी तक मनी 9 के सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। समय हो गया आपसे विदा लेने का। नमस्कार, शुभ रात्रि।